हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति सिविक्स के टॉपिक में जाएंगे। और इसके कुछ चीज़ें हम लोग वीडियोस पढ़ चुके थे, देख चुके थे, जिसमें सत्ता की साझेदारी अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, और इसमें बेल्जियम और श्रीलंका का डिटेल दिया गया था और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसे फैला और उसमें वहाँ की सरकार ने क्या निर्णय लिया, साथ में बेल्जियम की सरकार ने क्या निर्णय लिया, इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट अपने टर्न में देखा था। अब आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे और इस नए टॉपिक में है सत्ता की साझेदारी के रूप में कौन कौन से अंग काम करते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप में कौन कौन से अंग काम करते हैं। हम जानते हैं कि शासन में ढेर सारे अंग काम करते हैं, क्योंकि शासन में जब कहीं चलाना होता है तो उसमें सत्ता का विभाजन करना पड़ता है। यदि विभाजन हम नहीं करेंगे तो एक ही जगह सभी शक्तियां केंद्रित हो जाएंगी और या तो वो तानाशाही व्यवस्था हो जाएगी या वहां व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, जनता पीड़ित हो जाएगी। इसीलिए शासन के जो भी अंग बनाए जाते हैं और उसमें सत्ता का विभाजन किया जाता है। तो यहाँ पे सत्ता की विभाजन की बात कर रहे हैं हम लोग। और जो भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जो प्रजातांत्रिक सरकारें हैं, गणतंत्र हैं, और वहां पे सरकार के 3 अंग हुआ करते हैं। अब आप लोग देखिए ये 3 अंग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 में होता है विधायिका। क्या होता है? विधायिका। विधायिका। अब पहला नंबर हो गया क्या हमारा? विधायिका। और नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 में है कार्यपालिका और नंबर 3 में आता है न्यायपालिका। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि नंबर 1 में आता है क्या? विधायिका, वी फॉर विधायिका। नंबर 2 में क्या आता है? कार्यपालिका। और नंबर 3 में कौन सा अंग आता है? न्यायपालिका। सत्ता के ये 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि सत्ता में कैसे विभाजन किया जाता है, कार्यों का कैसे विभाजन किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं कि विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। जो भी विधायिका होती है, विधानसभाएं होती है, संसद होती है, जो सदस्य जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, इस विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। इसके बाद जो कार्यपालिका होती है और उसमें वो कार्यपालिका जैसे उसमें सिग्नेचर हो जाते हैं राष्ट्रपति के और राज्यपाल के, वैसे ही जो है वो नियम बन जाता है, तो कार्यपालिका उसको लागू करा देती है। और फिर क्या होता है? विधायिका में कानूनों का निर्माण होता है, कार्यपालिका उनको लागू करा देती है, जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है। और जो न्यायपालिका होती है, तीसरे नंबर का जो अंग है, न्यायपालिका जो होती है, वो नियमों का पालन कराती है कि कानून का कोई भी उल्लंघन न करे। और सरकार के अंगों का जो विभाजन इस प्रकार होता है, क्यों किया जाता है? जिससे किसी भी अंग में, किसी भी हाथ में असीमित शक्ति इकट्ठा ना हो सके, इसलिए सत्ता का, उसके कार्यों का, उसकी शक्तियों का क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है और इसका दुरुपयोग ना हो सके। विधायिका का काम है कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसके पास जो भी किया गया है विधेयक, कोई विधेयक, वो उस समय तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो उसको स्वीकृति न प्रदान कर दे। इसके बाद जो मंत्री हैं अपनी बनाई गई नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या रहेंगे? उत्तरदायी रहेंगे। और एक निश्चित कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही उसके विरुद्ध वो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। दूसरी तरफ जो न्यायपालिका होती है वो दोनों अंगों के कार्यों की देखभाल करती है और उसको अधिकार प्राप्त होता है कि कोई सा अंग गड़बड़ नहीं कर रहा हो, संविधान का उल्लंघन न कर रहा हो, तो न्यायपालिका को उसे असंवैधानिक करार देने या रद्द करने का भी अधिकार
होता है और सरकार के 3 अंगों के बीच शक्ति के विभाजन के परिणाम स्वरूप शासन सुचारू रूप से चलता है। तो इस प्रकार बात होती है कि शासन में जो विभिन्न अंग होते हैं उसमें सत्ता की विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है। तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बारे में आप लोग ने देखा और इसके बाद इसके अगले टर्न में हम लोग कुछ अन्य टॉपिक की बात करेंगे और उस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे विचार करेंगे और ये अध्याय हमारा यहाँ से पूरा हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय में चलेंगे और इसकी कुछ बातें करेंगे और तब तक मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में।